Hello everyone, I welcome you all my YouTube channel Innovate Mentor. This is the third part of phytohormone in which we are going to study about oxygen synthesis and oxygen polar transport because this is the important topic from where question must be asked every year. If you have not seen the last two videos, then please go and see because in the last two videos I have discussed the overview and experimental concept of the oxygens. So now I am going to talk about oxygen synthesis and oxygen polar transport. So when we are going to talk about oxygen synthesis, IAA is the structurally related to the amino acid means tryptophan. हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली रिलेटेड किससे है, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड होता है. अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए हमारे पास दो पाथवे हैं. सिंथेसिस के लिए दो पाथवे हैं. एक हमारे पास है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट और दूसरा हमारे पास ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट. मतलब कि अगर ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट है इसका मतलब कि वहाँ पर ट्रिप्टोफैन का होना ज़रूरी है और उसके बगैर वहाँ पे सिंथेसिस नहीं होगी. लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ट्रिप्टोफैन वहाँ हो ना हो लेकिन सिंथेसिस होनी जरूर हो जाएगी वहाँ पे. म्यूटेंट्स ऑफ द बोथ मेज एंड द अर्बिडोट्स. टोटल हम देखेंगे कि टोटल 4 ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे सिंथेसिस. ठीक है, अगर डिपेंडेंट की देखेंगे तो हमारे पास जो है जो हमको पढ़ना है मेनली जो मेन टॉपिक हमको पढ़ना है वो है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट के बारे में पढ़ना है. तो हम देखेंगे टोटल हमारे पास 4 पाथवे हैं सिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट में. ठीक है, पहले का नाम है आईपीए पाथवे जिसको इंडोल 3 पायरुवेट पाथवे भी कह देते हैं. दूसरे का है ट्रिप्टामाइन पाथवे है. तीसरा हमारे पास है आईएएन पाथवे, इंडोल 3 एसिटोट्राइनाइल नाइट्राइल पाथवे और हमारे पास चौथा है आईएएम पाथवे दैट इंडोल 3 एसिटामाइन पाथवे. ओके, तो ये हमारे पास 4 टोटल पाथवे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है और ये कैसे हैं, ये ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट है. अच्छा, सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि इनके नाम जो पड़े हैं वो किस बेसिस पे पड़े. इनके नाम इस बेसिस पे दिए गए जैसे कि आईपीए हो गया, ट्रिप्टामाइन हो गया, आईएन हो गया, आईएम हो गया. ये इनके इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन की वजह से ही इनका नाम पड़ा है. जब हम पाथवे देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस पाथवे के अंदर ये कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट बन रहे हैं जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया. तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं आईपीए पाथवे के जिसमें हम कहते हैं इंडोल 3 पायरुवेट. मतलब कि ये इंडोल 3 पायरुवेट कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट के फॉर्म में बन रहा होगा, इसीलिए इसका नाम इसी के नाम पर पड़ गया. इस पाथवे का नाम इसके नाम पे पड़ा, इंटरमीडिएट के नाम पे. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आईपीए पाथवे देखिए सबसे पहले ट्रिप्टोफैन है. ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ट्रिप्टोफैन से बनता है आइडोल 3 पायरुवेट. अब किसके कौन सा एंजाइम यहाँ यूज होता है, ट्रिप्टोफैन ट्रांसमिनेस एंजाइम का यूज़ किया जाता है और डीएमिनेशन के थ्रू क्या होता है, इंडोल 3 पायरुवेट बनता है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है इंटरमीडिएट, यही बनता है फॉर्म. और उसके बाद इंडोल 3 पायरुवेट से ये बनता है इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड में. उसके बाद ये वहाँ पर क्या होता है, इंडोल 3 पायरुवेट से डिकार्बोक्सिलेज होता है. डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू ये क्या बनता है, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है. जो यहाँ पे क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है. डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ कार्बन के ग्रुप को क्या होता है, रिमूव किया जाता है. ठीक है, अब इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड से क्या होता है, इंडोल 3 एस्टिक एसिड. क्योंकि हमें ट्रिप्टोफैन से एक्चुअली बनना ही क्या है, ऑक्सीजन का ही फॉर्मेशन करना, ऑक्सीजन की सिंथेसिस ही करना. तो हमें बनना तो क्या है, ऑक्सीजन ही बनना है, सीधी सी बात है. तो यहाँ पर 1,3-AA डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करता है जहाँ से हम इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड से क्या बन जाता है, इंडोल 3 एस्टिक एसिड बनता है जिसको हम ऑक्सीजन कह रहे हैं. ठीक है, और अगर एग्जांपल की बात देखें तो ये आईपीए है. आईपीए पाथवे जो है वो हमको ज़्यादातर टोमेटो में देखने को मिलता है. मैंने ये नहीं कहा कि अब किसी और में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर हम इसको टोमेटो में भी देखते हैं. ठीक है, आते अपने सेकंड पाथवे की बात करते हैं. इसका नाम है ट्रिप्टामाइन पाथवे. अब कहीं ना कहीं ट्रिप्टामाइन नाम है तो कहीं ना कहीं इसका इंटरमीडिएट भी होगा, है ना. जो देखते हैं ट्रिप्टोफैन है. ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन के बाद आपका बना ट्रिप्टामाइन बना. ठीक है, अब देखिए यही आपका क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म बना था. उसी के बाद क्या बनता है, ट्रिप्टामाइन के बाद डीएमिनेशन होता है. डीएमिनेशन के बाद यहाँ पर इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड. ठीक है, क्या बनेगा, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड. फिर इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड के बाद वही 1,3-AA डिहाइड्रोजिनेस आपका एंजाइम लगेगा जिसकी वजह से क्या बनेगा, ये इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, इंडोल 3 एस्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा. अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल टोमेटो ही दिया है मैंने, तो और भी हो सकते हैं लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने टोमेटो दे रखा. बस ये दोनों पाथवे में थोड़ी सी चीज़ें याद क्या करनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा देखिएगा, पहले वहाँ पर क्या हो रहा था, आईपीए पाथ में सबसे पहले डिकार्बोक्सिलेज हो रहा नहीं, सबसे पहले क्या था, डीएमिनेशन हो रहा था, फिर डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा था. लेकिन यहाँ पर ट्रिप्टामाइन पाथवे के अंदर सबसे पहले डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, फिर डीएमिनेशन हो रहा है. ठीक,
इस बात को इसमें याद रखना है, इन दोनों पाथवे के अंदर ये दोनों डिफरेंस को याद रखना है कि IPA पाथवे के अंदर सबसे पहले डीएमिनेशन हो रहा था, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, लेकिन ट्रिप्टामाइन पाथवे के अंदर सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर आपका क्या हुआ, डीएमिनेशन हुआ। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दो हमारे पास और पाथवे हैं। हमारे पास तीसरा जो पाथवे IAN पाथवे है और चौथा हमारे पास जो है IAM पाथवे है। ठीक है, तो चलते हैं IAN पाथवे के बाद। तो यहाँ भी ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन के बाद ये बन जाता है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल। ये इसका क्या था, इंटरमीडिएट कंपाउंड था, जिसकी वजह से क्या है, ये बना है। और नाइट्रिलेस एंजाइम का यूज़ करके ये क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड इंडोल 3 एसिटिक एसिड बन जाता है, जिसको हम ऑक्सिन कहते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये पाथवे हमको ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है, या तो ग्रास फैमिली कोई हमारे पास होगी, बनाना के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताने का काम कर रही हूँ, जो आपको और भी देख लेने हैं कि कौन से हैं। ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर एग्जाम्पल है मस्टर्ड, उसके अंदर भी हमें ये पाथवे ही देखने को मिलता है। चौथा हमारे पास है IAM पाथवे। IAM पाथवे ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन में मोनोऑक्सीजनेस एंजाइम यूज़ करके क्या बनेगा, इंडोल 3 एसिटामाइड बन जाएगा। इसका फुल फॉर्म ही है, IAM का फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटामाइड, क्योंकि वो बनना ही था। उसके बाद वहाँ से क्या बन जाएगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, जिसको और एग्जाम्पल इसका बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम रहेगा। तो आई होप कि आपको ये चारों जो हमने बताए पाथवे ऑक्सीजन सिंथेसिस के, जो कि ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट है, आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए तो फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे की बात करते हैं। ठीक है, इट बाइंड्स द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। सीधी सी बात है कि इसका काम क्या होता है, सिग्नलिंग पाथवे का काम क्या होता है, रिसेप्टर्स को क्या करना, बाइंडिंग करना, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को क्या करना, बाइंड। अगर जब भी आप सिग्नलिंग पाथवे पढ़ें तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ के बारे में पढ़ें, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ें, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड क्या है। यहाँ पर लिगेंड तो आपको पता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिगेंड का यूज़ किया जाएगा। रिसेप्टर कौन सा यूज़ किया, DIR1, जो कि क्या है, सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट इनहिबिट्स रिस्पॉन्स 1, मतलब किसका फुल फॉर्म है, TIR1 का जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसपोर्ट इनहिबिशन रिस्पॉन्स। मतलब कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट इनहिबिशन रिस्पॉन्स को क्या कर देता है, रोकने का, इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, रिसेप्टर है, उसके बाद इनहिबिटर यहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाएगा, AUX/IAA प्रोटीन्स। ठीक है, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर AUX/ बना है IAN, इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे आपके पास जो इनहिबिटर है AUX यूज़ कर दीजिए या तो IAN, नहीं, ये लिखने का तरीका है कि हमारे पास जो इनहिबिटर का यूज़ किया गया है AUX/IAA प्रोटीन ही यूज़ किया गया। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे का नाम अगर हम बताए, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसी टाइप की सिग्नलिंग यूज़ की गई है। कौन सी, यूबिक्विटिन 2,6 प्रोटीलेस सिस्टम। ठीक है, प्रोटीलिसिस सिस्टम। तो यही यहाँ पे क्या है, सिग्नलिंग पाथवे। तो आपको ये चार चीज़ें याद रखनी है जब भी ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे को आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये चार चीज़ याद रखना है कि लिगेंड कौन सा यूज़ किया जाएगा, रिसेप्टर कौन सा यूज़ होगा, इनहिबिटर यूज़ होगा, और सिग्नलिंग पाथवे क्या यूज़ होगा। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा अगर बात करें तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन के लिए काम करता है, मतलब सिग्नलिंग पाथवे। तीसरा यहाँ पे देखिए तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो AUX/RE जो आपके पास क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन टिपिकली हैव ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग साइट्स लोकेटेड इन द प्रोमोटर रीजन। मतलब क्योंकि ये एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोमोटर रीजन पर बाइंड करता है, जो कि रिस्पॉन्सेस शो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वहीं की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी तो मैं इसको थोड़ा सा बता रही हूँ, ये थोड़ा सा आपका ओवरव्यू पार्ट है, लेकिन इसके बाद जब हम क्या देखेंगे कि हमको याद क्या रखनी है। जब भी हम सिग्नल पाथवे की बात करते हैं तो वहाँ कुछ चीज़ों को हमको याद रखना होता है। जैसे कि याद रखना है कि यहाँ पे IAAS जो है वो क्या है, आपका है लिपोफिलिक फैमिली का, जिसका 25% डिफ्यूजिव फॉर्म प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अंदर, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन में ये डिफ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, IAAS। ठीक है, अब IAA ही हमको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो H है वो क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो लिपोफिलिक फैमिली का है 25%। ठीक है, दूसरा हमारे पास है IA, जो आयनिक फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं। अब देखो जो आपके पास प्रोटॉन पहले से है तो वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे क्या डिफ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसकी आपको किसी को ले जाने या ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम देखें अगर आयनिक फॉर्म है तो ये आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा या डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा सेल मेम्ब्रेन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको एक सिम्पोर्टर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिम्पोर्टर की, मूव कराने के लिए किसी की साथी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
फॉर द ट्रांसपोर्ट बिकॉज चार्ज आयन कैन नॉट पास इजिली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब पहला वाला जो हमारे पास था IAH, वो आसानी से डिफ्यूज कर जा रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन IA बात करते हैं आयनिक फॉर्म है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आसानी से क्या नहीं कर पा रहा, डिफ्यूज नहीं कर पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिम्पोर्टर की यूज़ करते हैं। वो सिम्पोर्टर का नाम है AUX1 और LAX कह सकते हैं, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आपको पता होना चाहिए एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी का यूज़ किया जाता है और एनर्जी यूज़ करके ये क्या करेगा, काम कराएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। थर्ड हम एक पार्ट पढ़ेंगे, पहले कुछ जनरल चीज़ें पढ़ लीजिए कि IAH क्या है और ये मूव कैसे करता है। डिफ्यूज ऑलरेडी रहता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पे हमें किसी भी सिम्पोर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा हम देखते हैं IA जो आयनिक फॉर्म होता है, यहाँ पे हमें इसको मूव कराने के लिए क्या होती है, सिम्पोर्टर की जरूरत। जब भी ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करता है तो यहाँ पे हमें किसी सिम्पोर्टर की जरूरत है। वो सिम्पोर्टर हमारे पास यहाँ पे है OX1 और LAX कह सकते हैं, लैक्स, जहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है। तीसरा हमारे पास देखते हैं एपोप्लास्ट पीएच है और सिम्प्लास्ट पीएच। अभी जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा कि एपोप्लास्ट क्या था और सिम्प्लास्ट क्या था। अगर देखा जाए एपोप्लास्ट पीएच का तो है 5.5 से, जो कि क्या है एसिडिक इन नेचर है, और अगर सिम्प्लास्ट पीएच की बात करें तो 7 है, न्यूट्रल इन नेचर होगा। ठीक है, अगर न्यूट्रल में कोई चीज़ है तो क्या है, वो क्लियर आराम से रह सकता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में बहुत देर तक कई चीज़ें नहीं रह पाती हैं। ठीक है, एक और बात करेंगे, इन साइटोल में IA एनायन हाई होता है। जैसे अगर सेल मेम्ब्रेन है, मतलब सेल है हमारे पास, सेल के साइटोल पार्ट में अगर बात करेंगे तो जो हमारे पास आयनिक फॉर्म होता है IA, ये काफ़ी हाई मात्रा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ATPase पंप इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ATPase पंप होता है, जैसे कि हमने बताया कि सिम्पोर्टर का यूज़ किया जाता है। अब सिम्पोर्टर यूज़ करेगा तो एनर्जी यूज़ होगी। अब उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, कुछ न कुछ कोई पंप चाहिए। उस पंप के लिए हमारे पास कौन सा पंप होता है, HATPase पंप होता है, जो हाइड्रोजन को साथ लेकर के आता है, क्योंकि IA आयनिक फॉर्म है। अब हमको अंदर ले आने के लिए IAH चाहिए, तो H भी साथ में आए, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, HATPase पंप का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 7th हमारे पास है इफ्लक्स कैरियर होता है, प्रेजेंट इन द बेस एंड ऑफ द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के एंड पे प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है, PIN1 आपका क्या है, इफ्लक्स कैरियर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन्फ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी एक्टिव एंड पैसिव बोथ। इन्फ्लक्स अगर ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स कराना होगा तो वो एक्टिव भी फॉर्म हो सकता है, पैसिवली भी हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन एक्टिव प्रोसेस है ओनली। ठीक है, अब आप जब डायग्राम देखेंगे, सारी चीज़ आपने पढ़ लिया, IAH, IAA, एपोप्लास्ट क्या है, सिम्प्लास्ट क्या है, तो एक बार जब आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। देखिएगा अब कैसे काम कर रहा है। देखिए, हमने बात किया था यहाँ पर, देखिएगा देखिए IAH की बात किया, फिर हमने क्या किया, IA की बात किया था, उसके बाद देखिए यहाँ पे आइए, फिर देखिए, चलो देखते हैं। देखो एपोप्लास्टिक एरिया कौन सी है, एपोप्लास्टिक एरिया आपका पीएच कितना था, 5.56 था, 5 या 5.56। ठीक है, तो ये कैसा रीजन होगा, ये एसिडिक रीजन होगा, क्या होगा, एसिडिक रीजन होगा। और कहीं ना कहीं अगर आपका क्या है, ये देखिए इसका पीएच क्या है, साइटोसोल होती है, ये रीजन क्या है आपका, पूरा साइटोसोल है, इसका पीएच कितना है, 7 है। तो अगर कोई भी चीज़ जैसे कि देखते हैं, और देखिए अब थोड़ा ये सेल वॉल हो गई, ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है, ये साइटोसोल हो जाता है, और इस सिम्प्लास्टिक एरिया होती। तो एपोप्लास्टिक एरिया आपकी कैसी होगी, एसिडिक इन नेचर होगी, और सिम्प्लास्टिक एरिया कैसी होगी, न्यूट्रल इन नेचर। अगर कोई चीज़ को हम क्या करते हैं, एसिडिक इन मीडियम में होगा तो बहुत देर तक वहाँ पर रह नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो क्या चाहता है, वो न्यूट्रल रीजन में आना चाहता है। तो पहली बात तो क्या होता है कि IAH जो होता है वो क्या करता है, आसानी से क्या कर सकता है, साइटोसोल के अंदर आ सकता है। पहला तो ये फॉर्म हो गया, इस तरीके से आसानी से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, डिफ्यूजिबल, डिफ्यूज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसका H जो है वो डिफ्यूज फॉर्म में हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से क्या करता है, साइटोसोल में मूव कर सकता है। पहली प्रोसेस तो ये है। जब यहाँ पे आ गई तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या यूज़ करें, एक PIN प्रमोटर ट्रांसपोर्टर का यूज़ करें, क्योंकि ये यहाँ पर भी बहुत देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि इसको मूव क्या करना है, बेसल पार्ट पर जाना है। तो ये क्या करेगा, इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होगी, जिससे क्या करेगा, ये यूज़ करके सेल के बेस पार्ट में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। और ये जो पिन ट्रांसपोर्टर होता है, ये हमेशा से क्या होता है, बेस पर ही प्रेजेंट रहता है। अभी हम पढ़ेंगे तो पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। पहली चीज़ तो ये, लेकिन दूसरा जो हमारे पास था आयनिक फॉर्म में था, IA जो था आयनिक फॉर्म, वो आसानी से क्या करता है, डिफ्यूज़ नहीं करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो इसको साथ ले आने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे सिम्पोर्टर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है हमारे पास AUX1 और LAX। जब इस सिम्पोर्टर का हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन भी साथ में क्या होते हैं, अंदर चले आते हैं। तो अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चले आए, लेकिन हमको यहाँ आने के बाद हमको इसकी ज़रूरत नहीं, IAH की ज़रूरत नहीं थी हमको, क्योंकि H तो हमको इसको क्या करना है, बाहर निकालना है, इसको हमको यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। हमको तो सिर्फ क्या चाहिए, IAA
माइनस चाहिए, मतलब कि नेगेटिव फॉर्म चाहिए था, उसका आयनिक फॉर्म नहीं चाहिए। तो अब क्या होता है कि अब H को रिमूव करना है, तो H को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक क्या होता है, HATPase एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, H हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, सेल के बाहर रिमूव करता रहता है और ये अपनी चीज़ों को मेंटेन करता है। फिर ट्रांसपोर्टर PIN के थ्रू ये क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता जाता है। ये प्रोसेस क्या होती है, पूरी तरीके से चलती रहती है। अब सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस कैसे चल रही है, देखते हैं। IA enters the cell either passively in the unassociated form IAH और सेकेंडली एक्टिव को ट्रांसपोर्ट दान पर। अब बताया कि IA क्या कर सकता है, IA क्या कर सकता है, सबसे पहले तो IAH के फॉर्म में एंटर कर सकता है, क्योंकि क्या है, डिफ्यूज फॉर्म होता है। या तो दूसरा उसके पास एक और चांस है कि वो क्या करता है, किसी को ट्रांसपोर्टर का यूज़ करता है। को ट्रांसपोर्टर का यूज़ मतलब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं AUX1 और लैक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि साइटोसॉल के अंदर ये मूव कर सकता है। तो चाहे IAS के फॉर्म में मूव करें, चाहे IAA माइनस के फॉर्म में मूव करें, बस मूव करना चाहिए, बस सीधा सा मतलब ये। अब ये मूव कर गया, दोनों फॉर्म में मूव कर गया। द सेल वॉल इज मेंटेन्ड एट द स्टिक pH बाई रिएक्टिविटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन HATPase। अब यहाँ पे क्या करता है, जैसे ही PL न्यूट्रल में आता है तो ये क्या करता है, एसिडिक pH में रहने वाला यहाँ पे इस तरीके से रह नहीं सकता, जिसकी वजह से यश को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, एक HATPase एंजाइम होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, H को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से बाहर रिमूव करा सकते हैं। तो दूसरी प्रोसेस में H क्या हो जाता है, रिमूव कर जाता है। तीसरा, इन द साइटोसॉल विच इज अ न्यूट्रल pH द आयोनिक फॉर्म आयोनिक प्रीडोमिनेट्स। अब यहाँ पर क्योंकि pH IAH जो फॉर्म था वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम में सर्वाइव कर रहा था, लेकिन जैसे ही कहाँ आता है न्यूट्रल pH में, तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए इसको रिमूव करना होता। तो IA जो होता है वो पूरी तरीके से क्या करता है, नेगेटिव फॉर्म मतलब कि न्यूट्रल pH को ही सर्वाइव करता है, डोमिनेट्स करता है, और यहाँ ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, the anion exits the cell oxygen efflux the carrier concentration at the basal end of each cell in the longitudinal pathway। उसके लिए anion क्या करता है, IA एग्जिट करता है, ऑक्सीजन इफ्लक्स कराता है, ऑक्सीजन से इफ्लक्स करने का काम करता है, और वहाँ से क्या करता है, लॉन्जिट्यूडिनल पाथवे बेसल एंड्स पे किसके थ्रू, PIN1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या करता है, वहाँ से मूव कर जाता है। तो ये प्रोसेस आपकी हो गई कि यहाँ पे कैसे ये मूव करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का मूवमेंट किस तरीके से होता है, ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, देख लिया पूरी तरीके से। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बात करते हैं कि हम अब जो दूसरी टॉपिक थी हमारे पास ऑक्सीजन सिंथेसिस की बात तो हमने कर लिया पूरी तरीके से। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर जो हमें पढ़नी है, जिसका नाम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्या नाम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये पोलर फॉर्म में होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन पोलर फॉर्म में होता है। तो थोड़ा सा पहले आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा प्लांट को देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा नाम को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सूटेपिकल बट टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे आपका रूट जंक्शन है, रूट शूट जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से शूट स्टार्ट होता है, यहीं से रूट भी स्टार्ट, तो इसको हम जंक्शन कह सकते हैं। याद रखिए, ये एक्सिलरी बर्ड है, ये स्टेम हो गया, ये नोड हो गया, ये इंटरनेट हो गया, बाकी सब आपको पता ही है क्या है। थोड़ा सा चीज़ों को देखिएगा जो हमने हाईलाइटेड किया। अब देखिए, सबसे पहले देखिए हमारे पास 3 एरिया होंगे। हमारे पास एरिया 1 जिसको हम अपेक्स शूट कहेंगे, हमारे पास एरिया 2 जिसको हम बेस कहेंगे, क्योंकि हमारे शूट के लिए भी वो बेस है, हमारे रूट के लिए भी वो बेस है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे पास एरिया जो है ये हमारे पास क्या है, एरिया 2 रूट है। ठीक है, ठीक समझ गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है किसकी, ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो किस तरीके से होती है। ठीक, चलिए, तो हम देखेंगे हमारे पास 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होगी। पहला तो होगी बेसिपेटल, दूसरा होगी हमारे पास एक्रोपेटल। बेसिपेटल का मतलब होता है टूवर्ड्स द बेस एंड एक्रोपेटल का मतलब है टूवर्ड्स द अपेक्स। अब देखिए कि सबसे पहले आप बेस को देखिएगा। ठीक है, ये एरिया बेस को देखिए, अगर इस एरिया से शूट की तरफ जाता है, किधर की तरफ, शूट की तरफ जाता है, तो वो कैसा है, एक्रोपिटल है। कैसा है, एक्रोपिटल है। अब देखना, सबसे पहली बात है, देखो एक्रोपिटल बोला टूवर्ड्स द अपेक्स। अब इस बेस से इस टिप के लिए, रूट टिप के लिए, ये भी तो अपेक्स ही हुआ इसके लिए, है ना। कोई चीज़ अगर क्या है बीच में है, अगर उसके लिए रूट की बात करें तो रूट के सबसे लोवेस्ट रीजन पर जाएंगे तो वो क्या बेस के लिए तो क्या होगी, सबसे ज़्यादा ही वाली होगी। तो देखो सीधी सी बात है, अगर रूट से क्या हो रही, बेस से क्या हो रही, रूट की सबसे रूट टिप पे जा रही, तो भी उसके लिए क्या होगी, एक्रोपिटल होगी। और बेस से किधर की तरफ जा रही है, शूट की तरफ जा रही है, तो भी उसके लिए कैसी होगी, एक्रोपिटल होगी। समझ गए, क्योंकि दोनों जगह टिप पे जा रही है, रूट टिप पे एंड शूट टिप पे जा रही है, इसलिए हम उसको क्या करें, एक्रोपिटल करें। समझ गए। अब क्या हो रही है, रूट टिप से क्या हो, मतलब कि शूट टिप से कहाँ पे आ रही है, बेस पर आ रही है, लोअर पे आ रही है। तो क्या टूवर्ड्स द बेस, जब भी शूट से मतलब कि क्या हो जाए, अपेक्स से जब कोई भी मतलब कि क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है किधर की तरफ होता है, बेस की तरफ होता है, तो हम उसको कहते हैं बेसिपिटल। क्या कहते हैं, बेसिपिटल। अब बेस में आ गई, अब यहाँ के रूट टिप से भी तो क्या कर रही है, बेस तक जाने का काम कर रही है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, बेसिपिटल। समझ गए।
तो एक्रोपेटल बेसिपिटल आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी वे है। हम एक एरिया को मान लेते हैं बेस है, अब इस एरिया से अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको हम एक्रोपेटल कहेंगे, अब ऊपर की एरिया से बेस में आएगा तो उसको हम बेसिपिटल कहेंगे। ये मिडिल की एरिया, इस मिडिल एरिया से अगर रूट टिप पर जाएगा तो किधर की तरफ जाएगा, मतलब हाई रीजन पर जा रहा है, रूट के हाईएस्ट रीजन पर जा रहा है तो उसको कहेंगे एक्रोपेटल। और अगर क्या कर जाए, रूट से बेस की तरफ जा रहा है, मतलब कि हायर रीजन से, रूट हायर रीजन से शूट, मतलब कि क्या जा रहा है, बेस एरिया पर जा रहा है, लोअर पे जा रहा है, हम उसको क्या कहेंगे, बेसिपिटल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। तो याद रखिएगा कि आपके पास रूट अपेक्स की बात करेंगे तो रूट अपेक्स और शूट अपेक्स की बात करेंगे। रूट अपेक्स से बेस में आ रहा है तो बेसिपिटल, शूट अपेक्स से अगर बेस पे आ रहा है तो उसको भी बेसिपिटल कहेंगे। लेकिन अगर क्या, जब बेस से शूट पे जा रहा है तो उसको एक्रोपेटल कहेंगे, बेस से अगर रूट अपेक्स पे जा रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, एक्रोपेटल कहेंगे। यहाँ से बहुत ही सॉलिड और नॉर्मल डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ लिया कि कैसे इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा था। इनहिबिटर ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, मतलब कि हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी हमारे पास हैं जो कि क्या करते हैं, इस ट्रांसपोर्ट को रोकने का काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करने का भी काम किया जाता है। तो हमारे पास दो एंजाइम है ऐसे, जो हमारे पास एक है टीबा 235, जिसको हम कहते हैं ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड है। ये भी क्या करती है, एज ए इनहिबिटर काम करती है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। दूसरी हमारे पास है एनपीए, जिसको कहते हैं नैप्थेलिन थैल्मिक एसिड तो ये भी क्या है, इनहिबिट ऑक्सीजन 1 को ये क्या करती है, इनहिबिट करती है, और लैक्स प्रोटीन को और एबीसीडी प्रोटीन को क्या करती हैं, इनहिबिट करने का काम करती हैं। एक्ट एज अ ऑक्सीजन इफ्लक्स इनहिबिटर एंड ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट, दे इनहिबिट द रिसाइक्लिंग ऑफ द पिन प्रोटीन। सीधी सी बात है, अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं तो बता रहे हैं कि ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। किसको देखना है, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा पिन प्रोटीन को ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे पिन प्रोटीन क्या थी, यहाँ पर देखो पिन प्रोटीन क्या कर रही थी, ट्रांसपोर्टर का काम करती है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुका, अब ये मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब ये क्या करती है, पिन प्रोटीन को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। जब पिन प्रोटीन को इनहिबिट कर देगी तो क्या ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास ये दो जो हमारे पास क्या है, एंजाइम है, एक टीबा है, दूसरी हमारे पास एनपीए है। ये दोनों काम क्या करती हैं, हमारे इनहिबिट कर देती हैं, पिन रिसाइक्लिंग को क्या कर देती हैं, पिन प्रोटीन की रिसाइक्लिंग को क्या करती हैं, इनहिबिट करने का काम करती हैं। ठीक, कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा। ATIs such as Atiba, they have a weak oxygen activity and a transported polarity. Many inhibit the polar transport in part of the competing with the oxygen for its binding site of the efflux carrier. तो कहीं ना कहीं टीबा भी क्या करती है, मतलब एक टाइप की वीक ऑक्सीजन एक्टिविटी को क्या करती है, रोकने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट को रोकने का काम करती है। देन विद पोलर ट्रांसपोर्ट इन द पार्ट ऑफ कंपीटिंग विद द ऑक्सीजन फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ द इफ्लक्स कैरियर। जब भी इफ्लक्स कैरियर को बाइंड करता है तो उस जगह ये इनहिबिटर का काम करते हैं, उसको बाइंड नहीं होने देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है या ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। Such as the PNP are the not transported polarity and the believed to interference with the oxygen transport by binding to proteins associated in the complex with the efflux carrier. लेकिन अगर एनपीए की बात करें, ये तो कहीं ना कहीं क्या है, वीक ऑक्सीजन एक्टिविटी को क्या करती है, ट्रांसपोर्टेड पोलैरिटी, मतलब ये पोलैरिटी को मेंटेन करने देती है, मतलब करने देती है। और जो एनपीए होती है नॉट ट्रांसपोर्ट, पोलैरिटी को भी होने नहीं देती, पोलैरिटी ट्रांसपोर्ट को भी रोक देती है। एंड आर बिलीव्ड इन द इंटरफेरेंस विद द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय बाइंडिंग द प्रोटीन एसोसिएशन। ये प्रोटीन को ही क्या कर देती है, पूरी तरीके से बाइंड कर देती है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाता है, इन द कॉम्प्लेक्स विद द इफ्लक्स कैरियर, मतलब इफ्लक्स कैरियर को ही जो ले जाने का काम करता है उसी प्रोटीन को ही बाइंड कर देती है। तो सीधी सी बात, अब ले जाने वाला ही नहीं बचेगा तो सीधी सी कैसे जाएगा कोई चीज़, तो ये यहाँ पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। सो गाइज, I have covered all the part of the oxygen synthesis and oxygen polar transport. So now you get any question from this synthesis part and the transport part, you must solve it very easily. Okay. So I hope I had made you understand each and every basic concept of regarding this oxygen synthesis and polar transport. So I hope this video will help you a lot. If you need my channel, so please subscribe it for getting more videos, and don't forget hit the bell icon so that you will be notified my each and every video uploaded. Thanks for watching this video. Bye bye, take care.